सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बार टैक्सेशन बेसिक कंसेप्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स का लायबिलिटी कैसे अराइज होता है और कैसे हम लोग पहले इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका चेकिंग होता है, असेसमेंट होता है एंड एवरीथिंग। सो इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर सारा देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टेजेस इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कैसे हम लोग अपना टैक्स का लायबिलिटी को समझेंगे। 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है कि हम लोग अपना लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। हम लोग अपना लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे, मतलब एसएससी पहले खुद, एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर है वो खुद अपना इनकम कैलकुलेट करेगा, उस पर जो भी टैक्स बनता है, जो भी उसका टैक्स लायबिलिटी है वो उसको कैलकुलेट करेगा और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स कैसे इम्पोज किया जाता है। फर्स्ट स्टेज होता है कि एसएससी खुद अपना टैक्स का लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। कैसे निकालेगा वो अपना टैक्स लायबिलिटी? बाय कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। वो अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? बाय मेकिंग सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो हम लोग सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम करते हैं तो हमको मिल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। जब हम अपना सम टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस कर देते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी, income from house property, income from business and profession, income from capital gain and last but not the least income from other sources। इन पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जब हम लोग सम अप करते हैं तो हम लोग को मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शन लेस कर देते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में 80C से लेके 80U तक डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U तक हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में हम लोग सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम से जैसे ही हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से लेके 80U तक लेस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे टैक्स लगना होता है। और उस टोटल इनकम के ऊपर हम अपना टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कितना उसके ऊपर हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। एसएससी पहले खुद कैलकुलेट करेगा, एसएससी ही खुद अपना इनकम कैलकुलेट करेगा, एसएससी खुद अपना टैक्स का लायबिलिटी भी कैलकुलेट करेगा और उस टैक्स लायबिलिटी जो भी कैलकुलेट करके आएगा उस पर हम लोग टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट स्टेज होता है डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। सेकेंड स्टेज होता है असेसमेंट ऑफ इनकम। अब जो भी इनकम हमने अपना रिटर्न में फाइल किया है इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना रिटर्न फाइल किया है, इनकम का डिटेल बताया है, किस किस जगह से इनकम आया, वो इनकम कितना कितना आया, उस पर टैक्स का लायबिलिटी कितना बनता है, कहाँ कहाँ से इनकम आया, वो इनकम किस हेड से आया, उस पर टैक्स का लायबिलिटी कितना बनता है। जब हम ये सारा डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं हम अपना लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, हम अपना टैक्स का लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं। इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। क्लियर? तो डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। टैक्स इंपोज करने का फर्स्ट स्टेज होता है डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। मतलब एसएससी खुद अपना इनकम कैलकुलेट करेगा, उस पर जितना टैक्स बनता है वो एसएससी खुद कैलकुलेट करेगा और वो खुद ही उसको पेमेंट कर देगा। एसएससी विल मेक द सेल्फ पेमेंट ऑफ टैक्स। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेज में आता है असेसमेंट ऑफ इनकम। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, जो असेसिंग ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसको असेसिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। जो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर, एओ। तो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, जो असेसिंग ऑफिसर है, वो हमारे इनकम को असेस करेगा, वो हमारे इनकम को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। क्लियर? और वो अपना टैक्स, वो हमारा टैक्स का लायबिलिटी अपने अकॉर्डिंग बता देगा। ठीक है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमारे इनकम को असेस करेंगे और इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी बनता है वो लायबिलिटी इनकम टैक्स अथॉरिटी हम लोग को बता देगा। इसी को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इनकम। तो पहले क्या होता है? एसएससी खुद अपना इनकम कैलकुलेट करता है, उस पे जितना टैक्स लायबिलिटी बनता है वो एसएससी खुद पे कर देता है गवर्नमेंट को।
देयर आफ्टर सेकंड स्टेज क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इनकम। इसमें एसएससी का इनकम कौन असेस करेगा, कौन चेक करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्लियर। और उसके बाद उसके ऊपर कितना टैक्स का लायबिलिटी बनता है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको बता देगा, एसएससी को बता देगा। थर्ड स्टेज क्या होता है, पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर। अगर हमारा इनकम टैक्स जो रिटर्न हमने भरा था, अगर हम लोगों ने इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया था तो हमको रिफंड मिल जाएगा। सपोज हमने इनकम टैक्स पे किया था अपने हिसाब से, सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से हमने इनकम टैक्स पे किया था, एसएससी ने इनकम टैक्स पे किया था 1 लाख, बट उसको पे करना था सिर्फ 80,000। हम लोगों ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया था, हमको पे करना था सिर्फ 80,000। इट मींस हम लोगों ने 20,000 का एक्सेस पेमेंट कर रखा है, वो हम लोग को रिफंड मिल जाएगा। और अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाए कि हमको 1 लाख रुपया इनकम टैक्स पे करना था, हमने सिर्फ 60,000 पे किया है, हमको 1 लाख रुपया इनकम टैक्स पे करना था, हम लोगों ने सिर्फ 60,000 पे किया है, इसका मतलब देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 40,000, एक शॉर्टेज है 40,000 का, तो वो फर्दर वो हम लोग को 40,000 पे करना पड़ेगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्टेजेस इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, हम लोग लायबिलिटी अपना डिक्लेयर करते हैं, एसएससी अपना लायबिलिटी, अपना टोटल इनकम, अपना उस टोटल इनकम पे जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है, जो भी टैक्स बनता है वो खुद डिक्लेयर करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, वो डिटेल सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। क्लियर। तो क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज। इन दिस स्टेज एसएससी हिमसेल्फ कंप्यूट्स हिज इनकम। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एसएससी अपना इनकम खुद कैलकुलेट करता है। ठीक है, एसएससी हिमसेल्फ कंप्यूट्स हिज इनकम एंड टैक्स देयरऑन। एंड टैक्स देयरऑन मतलब जो कंप्यूटेड इनकम है उस पे कितना टैक्स बनता है। एंड फाइल्स अ रिटर्न, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, आफ्टर पेइंग टैक्स अकॉर्डिंगली। मतलब एसएससी पहले क्या करेगा, टैक्स पेयर पहले क्या करेगा, कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा, पहले अपना इनकम खुद कैलकुलेट करेगा, उस इनकम पे जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है वो कैलकुलेट करके उसका पेमेंट कर देगा। इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। सेकंड स्टेज आता है असेसमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, तो जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसेस, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसेस द इनकम ऑफ द एसएससी एंड डिसाइड्स हिज टैक्स लायबिलिटी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एसएससी का जो भी इनकम है उसको असेस करेगा, चेक करेगा, और एसएससी का जो भी टैक्स का लायबिलिटी बनता है, जो भी टैक्स का बर्डन बनता है वो एसएससी को इन्फॉर्म कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर। पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर में इफ टैक्स पेड बाय एसएससी इज मोर देन टैक्स लायबिलिटी, अगर एसएससी ने ज्यादा टैक्स पे कर रखा है, ठीक है, इफ टैक्स पेड बाय एसएससी इज more than tax liability, it means the SSC has paid more than the required tax liability। ठीक है, तो अगर हमने ज्यादा पेमेंट कर रखा है तो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है, इफ टैक्स पेड एसएससी is tax paid by SSC is more than the tax liability decided by the income tax department, then the refund is made। ठीक है, then the refund is made। अगर हम लोगों ने excess tax पे कर रखा है then we are entitled to get the refund of such excess payment। On the other hand, contrary, on the other hand, if tax paid by SSC is less than tax liability, ठीक है, अगर SSC ने कम टैक्स पे कर रखा है, SSC ने अपने अकॉर्डिंग कम टैक्स पे कर रखा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको फर्दर नोटिस देगा कि जो भी डेफिशिएंसी है वो उसका पेमेंट जल्दी से कर दे। On the contrary, if tax paid by SSC is less than tax liability decided by income tax department, then the further demand notice is sent to the SSC। तो SSC को क्या भेजा जाएगा, एक नोटिस भेजा जाएगा कि जो भी शॉर्टफॉल है, जो भी डेफिशिएंसी है वो जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट कर दे। तो ये इम्पोजिशन ऑफ टैक्स था, स्टेजेस इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। एसएससी प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर जो टैक्स लगना है वो किस साल में लगेगा, इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो किस साल में लगता है, असेसमेंट ईयर में लगता है। हमारा सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 है और असेसमेंट ईयर 2023-24 है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न कर रखा है उसका टैक्स का लायबिलिटी, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन कब आता है, असेसमेंट ईयर में आता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है।
जो भी टैक्स का रेट है वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है? इट इज डिसाइडेड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, वो इसको डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल डिसाइड व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड दे विल नोटिफाई अस बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर, ठीक है। तो हर साल एक एनुअल फाइनेंस एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में। टैक्स नीड्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयरएवर एप्लीकेबल। टीडीएस जहां जहां एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पे टीडीएस डिडक्ट करना है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस? सपोज एम्प्लॉय को 1 लाख रुपया सैलरी पे करना था और उस 1 लाख सैलरी पे टैक्स का लायबिलिटी आता है सपोज 5000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5000। ये जस्ट एक एग्जांपल है। सपोज हमको एम्प्लॉय को 1 लाख सैलरी पे करना था और उस 1 लाख का सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी आता है 5000। तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी 95,000 नेट ऑफ टीडीएस काटने के बाद एम्प्लॉय को पे कर देगा और 5000 गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर? तो जिसको जितना पैसा मिलना था उतना मिल गया ना। एम्प्लॉय का अर्नड सैलराइड इनकम कितना था? 1 लाख, और उसके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी मान लो 5000 रुपया है। तो 5000 क्या करेगा? कंपनी अपने पास रख लेगा और 95,000 एम्प्लॉय को दे देगा। और कंपनी जो 5000 टैक्स का पैसा अपने पास रखा है ना, वो गवर्नमेंट के क्रेडिट में जमा कर देगा, गवर्नमेंट के क्रेडिट में डिपॉजिट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। तो जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पे हमको टीडीएस डिडक्ट करना है। जहां जहां हो सके, जहां जहां प्रोविजन बना है वहां पे हम लोग को एडवांस टैक्सेस पे करते चलना है। एंड एडवांस टैक्सेस पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।